ओम नमः शिवाय। दोस्तों, किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। सेठ पहले तो बहुत मालदार था, बहुत पैसे वाला था। उसके पास लाखों का व्यापार होता था। सेठ के पास किसी बात की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कहते हैं कि समय बदलते देर नहीं लगती है। समय कब किस करवट बैठ जाए यह कोई नहीं जानता है। राजा से रंक बनते देर नहीं लगती और उसी तरह से रंक से राजा बनते भी देर नहीं लगती। कहते हैं कि माया, छाया और काया यह कभी एक जगह स्थिर नहीं रहते। ऐसे ही एक दिन सेठ पर भी बुरा वक्त आ जाता है। सेठ के व्यापार में काफी घाटा बढ़ जाता है। करोड़ों की संपत्ति का मालिक सेठ दूसरों का कर्जदार बन जाता है और सेठ एकदम से कंगाल बन जाता है। यह तो आप जानते ही हैं कि बनी के सब साथी होते हैं, बिगड़ी का कोई नहीं होता है। सारे रिश्ते नाते सब धन के होते हैं। धन क्षीण होते ही अपने सगे भी पराये हो जाते हैं। धनहीन होने पर सगे रिश्तेदार, भाई बंधु सभी दूरियां बनाने लगते हैं। दोस्तों, अचानक से जब सेठ के ऊपर कंगाली आ गई तो सेठ बड़ा दुखी रहने लगा। अड़ोस पड़ोस के गांव वालों और रिश्तेदारों को भी पता चल गया कि सेठ बहुत गरीब हो गया है। वह इतना गरीब हो गया है कि उसके घर में स्वयं के खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। सेठ की हालत बद से बदतर होती गई। वह कर्ज में डूबता चला गया। समय बीतता गया। कर्ज मांगने वाले भी उसे बहुत तंग किया करते थे। आए दिन कोई न कोई उसके द्वार पर खड़ा ही रहता था कर्ज मांगने के लिए कि सेठ जी, आपने हमसे पैसा उधार लिया था, उसे चुकता क्यों नहीं कर रहे हो। एक दिन की बात है कि सेठ ने अपनी पत्नी से कहा कि भाग्यवान, आजकल कर्ज वसूलने वालों के हम बहुत तंग आ चुके हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें। उनका पैसा कहां से चुकाएं। ऊपर से हमारे खुद के खर्च के लिए भी हमारे पास धन नहीं है। मैं सोच रहा हूं कि कुछ दिन के लिए तुम्हारे मायके चलते हैं। अगर तुम्हारे मायके वाले मेरी कुछ मदद कर देंगे तो हम फिर से अपना कोई छोटा मोटा सा काम धंधा शुरू कर लेंगे। आखिर मुश्किल वक्त में रिश्तेदार ही तो काम आते हैं। सेठ की पत्नी ने भी कहा कि आप सही कह रहे हैं। अगर मेरे पिता और भाइयों से कुछ मदद मिल जाएगी तो हम कोई न कोई छोटा मोटा धंधा करके फिर से अपने पैर जमा लेंगे। पत्नी की सहमति मिलने पर वह सेठ अपनी पत्नी को साथ में लेकर के रात के अंधेरे में अपनी ससुराल के लिए चल देता है। सेठ की ससुराल वहां से लगभग 5-6 कोस की दूरी पर थी। वह जो सेठ था बड़ा ही स्वाभिमानी था। जैसे ही वह अपनी ससुराल के नजदीक पहुंचा तो गांव से बाहर एक कुएं के किनारे पर बैठ करके उसने अपनी पत्नी से सलाह ली और कहा कि प्रिय, हम ससुराल तो जा रहे हैं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं वहां जाऊं, क्योंकि अभी तक तो लोग हमसे मदद मांगने आते थे। मैं लोगों की मदद भी कर देता था, लेकिन अब मुझे किसी के द्वार पर हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। सेठ बड़ा विस्मय में था। वह सोच रहा था कि अगर उन्होंने मेरी मदद न की और यदि मना कर दिया तो मैं आत्मग्लानि से मर जाऊंगा। कहते हैं कि यह समाज उसी को खाने को पूछता है जो घर से खा करके आता है। जिसका पेट पहले से ही भरा हुआ होता है, लोग उसी को भोजन के लिए पूछते हैं, उसी को आमंत्रित करते हैं। और जो भूखा होता है, लाचार होता है, उनको कोई नहीं पूछता। वह सेठ अपनी पत्नी से कहता है कि तुम एक काम करो, पहले तुम अपने पिता और भाइयों के घर जाओ। अगर वे लोग तुम्हें देख करके प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, उनका मन हर्षित होता है और तुम्हारा खूब आदर सत्कार करते हैं, तब तुम मुझे आकर के यहाँ से बुला ले जाना। अगर तुम्हारे साथ खुश होकर के बातें न करें, तुम्हारा भी आदर सम्मान न करें, तब तुम खड़े खड़े ही वहां से वापस लौट आना। तब तक मैं इसी जगह पर बैठा हूं और तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। सेठ ने अपनी पत्नी से ऐसा कह करके उसके मायके में उसे भेज दिया और स्वयं सेठ जी उसी कुएं पर बैठ गए। बैठकर अपनी पत्नी के आने का इंतजार करने लगे। उधर सेठ की पत्नी अपने पति को गांव के बाहर उसी कुएं पर छोड़ करके अपने मायके में चली जाती है और जाकर के द्वार पर खड़ी हो जाती है। उसके भाइयों ने और जो भाभियां थी, जब उसे देखा कि हमारी बहन और ननद हमारे घर आई है, तो उसे देख करके वे लोग सोचने लगे कि इसका पति अब तो बहुत कंगाल हो गया है। कर्जा मांगने वाले दिन रात इसे परेशान करते रहते हैं, इसीलिए जरूर यह कुछ न कुछ हमसे मांगने के लिए जरूर आई होगी। और यदि यह हमारे पास रहेगी, अच्छे से हम इससे बातें करेंगे, तो यह हमसे जरूर कुछ न कुछ धन मांगेगी। दोस्तों, कहते हैं कि निर्धन मनुष्य से सभी लोग कन्नी काटते हैं। सेठ की पत्नी अपने मायके में आंगन में काफी देर तक खड़ी रही। किसी ने उसका सत्कार करना तो दूर, उसे बैठने तक को नहीं पूछा।
कुछ देर खड़े रहने के बाद वह वहां से उसी स्थान पर वापस चली जाती है जहां उसका पति उसका बैठा हुआ इंतजार कर रहा था। उसने अपने पति को जाकर के सारा हाल कह सुनाया कि मेरे भैया और भाभीियों ने मुझे देख करके मेरा सत्कार करना तो दूर, मुझसे बैठने तक को नहीं कहा। सेठ ने कहा कि प्रिय, अब हमारा उनके घर जाना उचित नहीं है, भलाई इसी में है कि हम दोनों को अब यहीं से अपने घर वापस लौट चलना चाहिए। किस्मत में जो लिखा होगा उसी के सहारे हम अपना समय काट लेंगे। इस तरह से विचार करते हुए सेठ और सेठ की पत्नी वहां से वापस अपने गांव की ओर लौटने लगते हैं। उस समय पैदल का ही रास्ता था। चलते चलते जब वे अपने गांव के नजदीक पहुंच गए थे, तभी सेठ की पत्नी रास्ते में गिर पड़ती है, क्योंकि वह गर्भवती थी और ज्यादा चलने की स्थिति में नहीं थी। अत्यधिक दूर चलने के कारण सेठ की पत्नी को प्रसव का दर्द उठ गया था। उसने तुरंत अपने पति से कहा कि मुझको रास्ते से उठा करके पास के खेत में ले चलो। सेठ अपनी पत्नी को उठा करके वहीं पास में स्थित एक बाजरे के खेत में ले जाता है और बाजरे के खेत में जाकर के सेठ की पत्नी ने एक लड़के को जन्म दिया। थोड़ी देर के बाद जब सेठ की पत्नी होश में आती है, तब उसने अपने पति से कहा कि बच्चे को साफ करके तुम मेरी गोद में दे दो और इस जेर को, गंदे रक्त को एक कपड़े में बांध करके खेत में जाकर के इसे गाड़ दो कहीं। सेठ ने वही किया। उस गंदगी को एक कपड़े में बांध करके उसी खेत में गाड़ने के लिए गड्ढा खोदने लगा। तभी क्या होता है कि गड्ढा अभी थोड़ा सा ही खोदा था कि तभी उसी स्थान पर एक कलसा दबा हुआ दिखाई दिया। सेठ ने जब कलसे को बाहर निकाला तो उसमें सोने की असरफियां भरी पड़ी हुई थी। सेठ उस कलसे को देख करके खुशी खुशी अपनी पत्नी के पास लौट आया और अपनी पत्नी को कहने लगा कि परमात्मा ने हमारा सारा दुख दूर कर दिया है। इस बालक के जन्म के साथ ही भगवान ने हमें बहुत सारी दौलत भी दे दी है। किसी ने सच ही कहा है कि जब भगवान किसी को जन्म देता है तो उसके रहने खाने का भी व्यवस्था पहले से ही कर देता है, क्योंकि माता के स्तर में दूध तब तक नहीं आता जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता है, और जब बच्चे का जन्म होता है तो विधाता उससे दूध का इंतजाम कर देता है। सोने की असरफियों से भरे उस कलसे को देख करके सेठ की पत्नी बहुत खुश हो जाती है। सेठ खुशी खुशी अपनी पत्नी को साथ लेकर के अपने घर आता है। उनके आने जाने के हाल को किसी अड़ोसी पड़ोसी ने नहीं जान पाया था, क्योंकि उस समय रात्रि थी। आज उस कंगाल सेठ की किस्मत फिर से चमक उठी थी। कुछ ही दिनों में सेठ ने अपना सारा कर्जा उतार दिया और बचे हुए धन से अपना व्यापार फिर से शुरू कर दिया। अब तो सेठ की जिंदगी बड़े अमन चैन से बीतने लगी। एकदम से कंगाल सेठ फिर से इतना बड़ा धनवान बन गया, यह बात उसके आसपास पड़ोस में रहने वाले को लोगों के गले नहीं उतर रही थी। वो सोचने लगे कि कल तक तो इसके घर में खाने तक को अन्न नहीं था, कर्ज मांगने वाले इसके द्वार पर हमेशा खड़े रहते थे। अचानक से इसे ऐसा कौन सा खजाना हाथ लग गया इसके, जो फिर से यह इतना अमीर सेठ बन गया। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि दुनिया में कुछ लोग दूसरे की तरक्की से, दूसरों के सुख चैन से बहुत जलते हैं। इतना तो वह अपने दुख से कभी दुखी भी नहीं रहते हैं। इंसान दूसरों की तरक्की से दुखी तो होता है, लेकिन उससे सीख कुछ नहीं लेता है। सेठ का खुशहाल जीवन अब पड़ोसियों को रास नहीं आ रहा था। एक पड़ोसी की स्त्री ने सेठ के घर जाकर के सेठ की स्त्री से पूछती है कि बहन, समझ में नहीं आ रहा है कि तुम अचानक से फिर इतनी खुशहाल जिंदगी में कैसे आ गए। इससे पहले तो तुम्हारे द्वार पर कर्ज जिनसे आपने लिया था, आपके पति ने, उनका तांता लगा रहता था। देखो तुम्हारा सारा कर्जा भी उतर गया है, फिर से लाखों का व्यापार चलने लगा है। पड़ोसन मीठी मीठी बातें करके उस रहस्य को जानना चाहती थी कि सेठ फिर से इतना धनवान कैसे बन गया। सेठ की पत्नी बड़ी भोली भाली और सीधी साधी थी। उसने जैसे तैसे धन जिसे जिस तरह से मिला था वो सारी बात पड़ोसन को बता दी। पड़ोसन यह सुनकर के अपने घर जाती है और अपने पति को सारी बात बताती है। सेठ को धन मिलने की बात सुनकर के पड़ोसी के पेट में पानी हो जाता है। उसे कुछ हजम नहीं होता है। पड़ोसी बड़ा जमींदार था। जिस खेत में सेठ को धन मिला था वह खेत इसी पड़ोसी का था। उस जमींदार पड़ोसी की नीयत खराब हो जाती है। वह कहने लगा कि वो खेत तो हमारा था जिसमें से उसे धन मिला था, उस धन पर तो हमारा अधिकार होना चाहिए। मैं उस सेठ से अपना सारा धन वापस लेकर के ही रहूंगा। पड़ोसी ने राजा के दरबार में जाकर के सेठ पर मुकदमा कर दिया। वह कहने लगा कि महाराज, फला सेठ को हमारे खेत में गड़ा हुआ धन मिला। वह धन हमारे दादा ने खेत में गाड़ दिया था। जब धन हमारे दादा का है तो फिर उस धन पर हमारा अधिकार होना चाहिए। सेठ से वह सारा धन हमें वापस मिलना चाहिए। अब तो राजा ने उस सेठ को दरबार में बुलाया और उससे पूछा कि हे सेठ, सच सच बताना
कि तुम इस व्यक्ति के खेत से गड़ा धन निकाल करके लाए हो या नहीं। यह आदमी कह रहा है कि धन मेरे दादा का है। सेठ ने कहा, जी हुजूर, मुझे इसके खेत में गड़ा हुआ धन मिला है। तब सेठ ने अपनी पूरी कहानी राजा के सामने बयान कर दी कि महाराज, इसके खेत में मेरी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया और इसी दौरान मुझे बहुत सा गड़ा हुआ धन मिल गया। दोस्तों, सेठ की पूरी कहानी सुनकर के राजा समझ जाता है कि धन का नाम सुनकर के सेठ की पड़ोसी की नीयत खराब हो चुकी है। काफी सोच विचार करने के बाद राजा इस नतीजे पर पहुंचता है कि धन तो सेठ को मिला है, इसलिए उस धन पर अधिकार तो सेठ का ही होना चाहिए, क्योंकि अगर इसके दादा को इसको धन देना होता तो वे पहले ही से दे जाते, उसे जमीन में गाड़ करके क्यों जाते। और अगर यह धन इसके भाग्य में होता तो इसको अब तक के मिल चुका होता। जब इसके खेत में धन गड़ा था तो अब तक इसने क्यों नहीं से निकाला। दोस्तों, राजा ने अपना फरमान जारी कर दिया कि हे जमींदार, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वह धन तुम्हारे दादा का है, परंतु अब तुम्हारे दादा इस सेठ के घर में बच्चा बनकर के पैदा हुए हैं। जब तक वो नहीं जन्म लिए थे तब तक सेठ को धन भी नहीं मिला था, और उसके जन्म से ही सेठ को वो धन मिल गया। अब जितना धन सेठ ने खर्च कर दिया, अपना कर्ज चुका दिया, शो कर दिया, और बाकी का जो धन बचा है उस धन को अदालत में जमा करवा दिया जाएगा। जब यह बच्चा बड़ा हो जाएगा तब यह सारा धन उसी बच्चे को दे दिया जाएगा, यानी कि तुम्हारे दादा का धन तुम्हारे दादा को ही सौंप दिया जाएगा। तुमने जो यह कहा था कि वो धन मेरे दादा का है, सो तुम्हारे दादा इस सेठ के घर में पुत्र बनकर के पैदा हुए हैं, और पैदा होते ही उन्होंने अपना धन जमीन से निकाल लिया। इसमें तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब दादा पर भी तुम्हारा कुछ अधिकार तो बनता ही है, क्योंकि तुम्हारे दादा अभी बालक रूप में हैं, और जब तक यह सयाने नहीं हो जाते तब तक तुम्हें भी अपने दादा का पालन पोषण करने के लिए हर महीने 5 रुपए सेठ को देने होंगे, क्योंकि तुम्हारे दादा पर तुम्हारा पूरा हक है और तुम्हारे दादा का भी तुम पर पूरा हक है। राजा का फैसला सुनकर के पड़ोसी जमींदार सन्न रह गया। वह सोचने लगा कि क्या मेरा धन मुझे मिलने के बजाय मुझे 5 रुपए महीने उल्टा इस सेठ को ही देने पड़ेंगे। लगता है मैंने धन देख करके अपनी नीयत खराब की थी, यह उसी का नतीजा है। दोस्तों, जमींदार वहां से अपना मुंह लटका करके वापस लौट जाता है और हर महीने 5 रुपए उस सेठ को देने पड़ते हैं। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि दूसरे को धन को देख करके अपनी नीयत खराब नहीं करना चाहिए। और इस राजा ने इतना बढ़िया फैसला किया कि जिसकी नीयत खराब थी उसको आखिर में पश्चाताप करना पड़ा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया, अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।